ओके, आप लोग को पीडीएफ शेयर कर दी गई है ऑनलाइन में भी। आप लोग को पीडीएफ भी देख सकते हैं और यहाँ पे क्लास को भी फॉलो कर सकते हैं जो भी पढ़ाया जा रहा है। इस क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने करंट अफेयर्स जीके स्टैटिक जीके कंबाइंड सीरीज, जिसमें आपका डेली अपडेटेड करंट अफेयर्स जीके और इसकी बाद वाली क्लास में वोकैबुलरी होगी, ये चीज पढ़ाई जाएगी। तो फिलहाल जल्दी आ जाएं ऑनलाइन, क्योंकि 4 ही बच्चे ऑनलाइन दिख रहे हैं। यास्मीन वालेकुम अस्सलाम बेटा, और लोग जल्दी ज्वाइन करिए, क्लास शुरू करी जाए फिर फौरन। चलिए अब जिनको जुड़ना है जुड़िएगा। अदीना आ गई हैं, अतूफा आ गई हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बैक टू बैक 2-3 क्लास होगी आज, छोटी छोटी होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी ये वाली। उसके बाद कल हम लोग चलेंगे और डिटेल में थोड़ा सा। चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, उनके ऑथर्स के बारे में। ये आपकी हिस्टोरिकल बुक्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये लेटेस्ट बुक्स का नहीं है, हिस्टोरिकल बुक्स हैं जिसका एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। शादी पानी लेना हो तो आप लोग सकते हैं। ओके, देखिए गोदान, ठीक है, गोदान काफी बार पूछी जाती है एग्जाम में, बहुत सिंपल है। मुंशी प्रेमचंद, इसमें बेसिकली मुझे आपको पढ़ाना है, आपको ही याद करना है। इंपॉर्टेंट क्या है ये मैं बताऊंगा आपको बस, ठीक है। मालगुदी डेज, आर ऑफ नारायण लिख के इसको सही कर लीजिएगा, आर के नारायण कर लीजिएगा, मिस्टेक हो गई है, ठीक है। अष्टाध्यायी, तो ऊपर की दो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, अब ये वाली इतनी नहीं पूछी, इसलिए ऊपर वाले दोनों पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि कोई छोड़ना है आपको, मैंने खुद ही इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करके दिए, लेकिन ज्यादा जो ध्यान देना आपको गोदान मालगुडी डेज। उसके बाद अष्टाध्यायी पन्नी साहब ने लिखी थी, वन ऑफ द प्रोमिनेंट ऑथर अपने जमाने के, ठीक है। आप इसको इतना ध्यान नहीं दें, कोई बात नहीं। इंडिका मेगास्थेनीस की लिखी हुई है। राजा तरंगिनी कलहन साहब की लिखी हुई है। स्पीड पोस्ट, ठीक है, शोभा डे, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये आई है आपके एमयू में 2-3 बार, स्पीड पोस्ट वाली। आयनाए अकबरी अभी रिसेंटली आई है, बीए के पेपर में भी आई है आयनाए अकबरी। अबुल फजल की लिखी हुई है, ठीक है, अबुल फजल साहब ने अकबर के बारे में, ये उनकी लाइफ के बारे में लिखा था, अकबर राजा होते थे उनके बारे में। डिवाइन लाइफ शिवानंदा इनकी लिखी हुई है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इटर्नल इंडिया बहुत आता है एग्जाम में, इंदिरा गांधी की लिखी हुई, ठीक है। इसमें मैं और बुक्स जब लिखाऊंगा तो देखिएगा, इंडिया के नाम पे बहुत सारी बुक्स हैं जो गांधी जी ने भी लिखी हैं, बाकी लोगों ने भी लिखी हैं। तो आज एक इंडिया वाली आप यहां पढ़ लीजिए, बाकी अगले लेक्चर्स में। माई टूथ, ठीक है, इंदिरा गांधी। उसके बाद मिलिंद द पन्हो नागसेन साहब की, आजकल पूछी जा रही है ज्यादा, पहले कभी आई नहीं एग्जाम में। शहनामा फिरदौसी की है, बीए में आती है खासतौर से। और बाबरनामा बाबर की लिखी हुई है, यहाँ पे कैच लगा लीजिएगा। अर्थशास्त्र चाणक्य की लिखी हुई, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है बाबर वाली, और ये अर्थशास्त्र को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। हुमायूं नामा भी इंपॉर्टेंट है, गुलबदन बेगम ने इसको लिखा था। विनय पत्रिका तुलसीदास की लिखी हुई है। गीत गोविंद जयदेव की लिखी हुई है। बुद्धा चरित्रन, बुद्धा की लाइफ के बारे में लिखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्वघोषा ने काफी बार आ चुका है। यंग इंडिया, जो मैं बोल रहा था, इंडिया पे बड़ी सारी बुक्स हैं, यहां पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे। यंग इंडिया महात्मा गांधी की लिखी हुई है, इटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी की लिखी हुई है, दोनों का इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अकबरनामा रिपीट हो गया है, नहीं अकबरनामा अलग है, और यहाँ पे कौन सा था, आयना अकबरी, ओके ठीक है। अकबरनामा अगेन अकबर की ही तारीफ, अबुल फजल ने अपनी लाइफ में अकबर की ही तारीफ में कई सारी किताबें लिखी थी, तो अबुल फजल की ये हो गई। पोएट्री मीमांसा राजा शेखर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हर्ष चरित्रा बाना भट्टा, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश, ये नाम है, 2 लोग हैं। दयानंद सरस्वती, तो सॉरी किताब का नाम है दयानंद सरस्वती ने लिखा था। मेघदूत कालिदास की लिखी हुई है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, काफी आता है मेघदूत, ठीक है। मुद्रा मुद्रा राक्षसा विशाखा दत्ता साहब की लिखी हुई है। और हिटो पदेश नारायण पंडित की लिखी हुई है। आदि विश्वास सगारिका घोष की लिखी हुई है। और गाइड, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, गाइड को आर के नारायण, काफी बार आती है। असुटेबल बाई विक्रम सेठ की लिखी हुई है, ये अभी रिसेंटली पूछी जाने लगी है ज्यादा। लाइफ डिवाइन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, अरविंद घोष साहब, ठीक है। ये तो कुछ हो गया। अब फर्स्ट इन इंडिया, जो अभी रिसेंटली 1 साल 2 साल या 5 साल के अंदर जो चीजें हुई हैं उसके बारे में है, फर्स्ट इन इंडिया करके ये वाला। देखिए कुछ चीजें यहाँ पे हैं, जैसे विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द फर्स्ट वाइन टूरिज्म पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जिसने वाइन को लेकर के, तो वाइन को टूरिज्म में इंक्लूड करना है कि नहीं, उसके ऊपर एक पॉलिसी लॉज बनाए हैं, वो कौन सी ऐसी कंट्री बनी है, वो स्टेट बनी है इंडिया की, उत्तराखंड बनी है। विच स्टेट लॉन्च इट्स फर्स्ट योगा पॉलिसी, योगा के ऊपर भी पॉलिसी लेके कौन सी ऐसी स्टेट है जो आई है, उत्तराखंड ही आई है। गुजरात पहली ऐसी स्टेट बना है जिसने अपनी सेमी कंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की। सेमी कंडक्टर जानते हैं, कंडक्टर सुना है, पेंस में होता है, हर जगह होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी रन करती है। सेमी कंडक्टर पॉलिसी, उसके ऊपर भी कुछ एक पॉलिसी लेकर के, क्या है हमें डिटेल में नहीं जाना है। बीएलएलबी एमयू में खास बात यह है कि कोई भी चीज आपको पढ़नी सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़नी है, अंदर उसके ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। ये, और अगर यही जामिया वाला आप पढ़ रहे होते तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा होता, वहां पे एक्सप्लेनेशन होता है, यहाँ पे सिर्फ सिंपल होता है। अब आइए नेक्स्ट,
राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी। अगर एग्जाम में आता है कि ब्लाइंडनेस के ऊपर किसने कोई पॉलिसी लाई, कौन सा स्टेट है वो, ठीक है, वो राजस्थान बना है। और उसके बाद बायोफ्यूल के ऊपर, बायोफ्यूल जो फॉसिल्स होते हैं, जो पुराने फ्यूल्स होते हैं, जो रिमेन्स ऑफ डेड पीपल होते हैं, उनके ऊपर ये उसको लेकर के देखो बायोफ्यूल, बायोगैस, इन सब में राजस्थानी पॉलिसी बना रहा है। तो अगर कोई बायो वर्ड है तो ज्यादातर आंसर राजस्थान होगा एग्जाम में। उसके बाद एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये एक नई तरीके की पॉलिसी जिसमें आप एजुकेशन बचपन से एक फील्ड में देना शुरू करिए। यूएस का पैटर्न है इस तरीके की पॉलिसी जिसमें एजुकेशन बच्चों को उसी फील्ड में जिसमें वो पढ़ना चाह रहे हैं बचपन से। अगर उनको मैथ ही ऑप्ट करनी तो मैथ ही पढ़ाइए, उनको साइंस मत पढ़ाइए फॉर एग्जाम्पल। और इसमें एक चीज और की गई थी अभी जो चल रही है कि जैसे बैचलर्स का कोर्स 5 साल का होता है, ये जैसे बीएलएलबी उसको 4 साल का कर दो, ठीक है, 5 की जगह 4 साल का, 1 साल क्यों एक्स्ट्रा आप करा रहे हो, वो सारी चीजें। तो इसके अंदर एजुकेशन को और हल्का करने की कोशिश की गई, एक नया एजुकेशन की पॉलिसी लाई गई है जिसमें एजुकेशन को और, जैसे सीबीएसई बोर्ड अब साल में 2 बार होंगे, वो सब जो हो रहे हैं वो किस पॉलिसी के तहत हो रहे हैं, इसी पॉलिसी के तहत हो रहे हैं, एनईपी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये 2020 में आई थी ये पॉलिसी, और फर्स्ट स्टेट जिसने इसे लगाया है अभी रिसेंटली 2024 में लगाया है, 2024 में कर्नाटक ने। ये पॉलिसी 2020 में है। एनईपी से एक सवाल अक्सर रहता है, यस बट क्लियर नहीं दिख रहा है, ओके चेक द रेजोल्यूशन, अब्दुल चेक द रेजोल्यूशन, क्लियर नहीं दिख रहा है, क्लियर आ रहा है आपके में? बेटा आप अपना नेटवर्क चेक कर लो, क्योंकि मैंने चेक करवा लिया, यहाँ पे मोबाइल में भी क्लियर नजर आ रहा है। आप अपना रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए यूट्यूब का, 1080p कर लीजिए, ठीक है, वहां से क्लियर हो जाएगा, या और थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए। नेक्स्ट इज चीज और हो सकती है, ओके नेक्स्ट इज थोड़ा और बड़ा कर दे रहे हैं। बिहार इज द फर्स्ट स्टेट टू हैव एन इथेनॉल पॉलिसी। इथेनॉल को लेकर के भी पॉलिसी बनाने वाला कौन सा स्टेट है जिसने इथेनॉल को लेकर पॉलिसी बनाई है? वो है बिहार। हिमाचल प्रदेश ऐसी पहली स्टेट बनी है जिसने ड्रग पॉलिसी को अप्रूव किया, ड्रग के ऊपर कुछ कानून को अप्लाई करा, ठीक है। उसके बाद पहली, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पूरे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इसे तो आप इंपॉर्टेंट मार्क कर ही लो। पहली ऐसा कौन सा स्टेट बनी है जिसने यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया, ठीक है। बेटा मैंने भी थोड़ी क्वालिटी एनहांस की है, आई थिंक आपको अब दिख रहा होगा। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की शॉर्ट फॉर्म होती है यूसीसी, उत्तराखंड ने इसको लगाया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे एडिशनल लिख लीजिए जरा सा आप लोग थोड़ा सा, आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन का, अपने वर्ड्स में लिख लीजिए, आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट यूसीसी। आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट यूसीसी, यानी कानून नंबर 44 कॉन्स्टिट्यूशन का हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता है। अब एक बेसिक बात सुन लीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? सबका एक कानून, यानी वन लॉ फॉर एवरीवन। शादी होगी, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबकी शादी एक तरीके से होगी। ये इस कानून ने करा है फिलहाल। इसमें मतलब इसका ये नहीं होता शादी के लिए कानून है, ये हर चीज को एक जैसा करने का काम करता है यूसीसी। फिलहाल जो इसमें काम किया गया, क्या किया गया, अगर आपको शादी करनी है तो आप अपने धर्म से शादी कर लो, मानी नहीं जाएगी, कोर्ट में रजिस्टर कराओगे तो ही मानी जाएगी। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको कोर्ट में रजिस्टर करोगे तो शादी वैलिड है। अगर आपने कोर्ट में रजिस्टर नहीं करा, घर में शादी कर ली, निकाह कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा कानून की नजरों में, और उसमें अगर आपने ये वायलेट किया तो उसके लिए सजा भी है। यानी अब आपको कंपलसरी है कि आप कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करो। पहले लोग क्या, कभी कभी कोर्ट में बाहर जाना होता था इंडिया से, तो कोर्ट बाहर जाने के लिए कोर्ट रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है मैरिज का, तो बाहर जाना होता तो लोग क्या करते थे, रजिस्ट्रेशन कराते थे। अब क्या, अब तो कंपलसरी है। कहां पे? उत्तराखंड में तो कंपलसरी हो गया, अभी यूपी में नहीं है। लेकिन क्या है कि अगर रजिस्ट्रेशन करा लो तो बुरा क्या है, कोर्ट से भी, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन से फायदा क्या, कभी डॉक्यूमेंट मान ली गवर्नमेंट ने तो आपके पास चीजें रहती हैं, यू कैन अप्लाई फॉरन के फॉरन। वरना वैसे अगर आप जाओ तो 90 से 120 दिन लगता है इसको बनने में, और मान लो उस बीच में कोई नया कानून आ गया जिसमें कोई सजा निकाल दी, ठीक है, कानून तो अपडेट होते ना, तो रिस्क लेने से क्या फायदा। इसलिए ये लॉ अच्छा भी है और बुरा भी है। इस पे 2 तरह के व्यूज हैं यूसीसी को लेकर के। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मुसलमान का अपना कानून है, हिंदुओं का अपना कानून है, तो उन कानून को मर्ज क्यों करना, उनको उनके हिसाब से भी वैलिड मान लो। मुसलमान में भी शादी होती है तो मौलाना की तरफ से सर्टिफिकेट होता है, मौलवी की तरफ से, हिंदुओं में भी होता है, उनका भी मंदिर से रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो वो रजिस्ट्रेशन तो था ही, फिर आपको अलग से रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत है। एक ये व्यू, एक कह रहे हैं कि सही है, 2 तरह की व्यूज होती है ना, एक कह रहे हैं कि ठीक है भाई सबका जैसा। अब इसमें एक दिक्कत ये है, इसमें यूसीसी में अब ये है कि 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। उत्तराखंड में पॉलिसी लगा दी, वरना गवर्नमेंट में आपका गवर्नमेंट सरकारी एग्जाम आप नहीं दे सकते अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो शादी के बाद। तो ये सारी चीजें यूसीसी में कर दी गई हैं। यूसीसी में जब तक रजिस्टर नहीं कर, उत्तराखंड में तो रजिस्ट्रेशन कराना, जो लोग रजिस्टर नहीं कराएंगे उन्हें स्टेट से बाहर निकाल दिया जाएगा, या फिर उन्हें जेल भी हो सकती है 2 साल की, उसमें बेल भी नहीं होगी, ठीक है। अब हर स्टेट अपने यहाँ अपने हिसाब से इस कानून को लगा सकती है। फिलहाल सिर्फ उत्तराखंड वो पहली स्टेट बनी है जिसने ये लगा लिया, ठीक है। क्लियर हो गया यूसीसी के बारे में। अब आगे आइए, लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, नो डिटेंशन पॉलिसी, यानी किसी को डिटेन मतलब किसी को रोकेंगे नहीं, रोकेंगे मतलब किसी को जेल में नहीं डालेंगे, सिंपल वर्ड में, ठीक है। तो डिटेंशन मतलब किसी को जेल में नहीं डालना।
हैज बीन एबॉलिश, ये खत्म कर दिया गया, एबॉलिश खत्म कर दिया गया बाय एजुकेशन मिनिस्ट्री। किसने खत्म किया? कौन सी मिनिस्ट्री ने? कई सारी मिनिस्ट्री है इंडिया में, उनमें से एक है एजुकेशन मिनिस्ट्री, उसने। नाउ स्टूडेंट्स हु फेल इन क्लास 5th एंड 8th, इसमें क्या है? तो जो लोग क्लास 5th या 8th में फेल हो जाते हैं विल नॉट बी प्रमोटेड। पहले देखिए यहां पे एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर निकाला था पूरे इंडिया के लिए कि कोई भी अगर बच्चा 5th या 8th में फेल होता है, लोगों को पता नहीं जाए तो शायद आपको भी नहीं पता हो, कोई बच्चा 5th या 8th में फेल होता है, उसे फेल नहीं करना, उसे पास करके 6th या फिर 9th में भेज देना, ठीक है? ये जस्टी पास कर दो, रिसीट करा दो, कैसे भी करके आगे भेज दो। लेकिन अब ये चीज एजुकेशन मिनिस्ट्री ने खत्म कर दी है, जिसका नाम दिया है इन्होंने नो डिटेंशन पॉलिसी। यानी अब अगर फेल है तो वो 5th में ही रहेगा, 6th में नहीं जाएगा। ये नई पॉलिसी आ गई है और ये पूरे इंडिया में अप्लाई हो भी गई है। तो ये अभी रिसेंट डेवलपमेंट है जो आपको पता होना चाहिए कि नो डिटेंशन पॉलिसी में। इसमें सवाल क्या आएगा कि भाई एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कौन सी पॉलिसी दी अभी रिसेंटली? तो नो डिटेंशन पॉलिसी दी, या फिर नो डिटेंशन पॉलिसी किस मिनिस्ट्री ने दी? एजुकेशन मिनिस्ट्री ने दी। ये दो ही क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, ठीक है? अगला सवाल पे आइए। इंपॉर्टेंट अवार्ड जो अभी 2024 से 25 में हुए हैं, बहुत सारे, उनमें से कुछ यहां पर हैं। ऑनररी सिटीजन अवार्ड मिला है सिंगापुर में जा करके इंडिया के एक बंदे को, जिनका नाम है तरुण दास साहब, ठीक है? इनको क्या मिला है? वहां का सिंगापुर का सिटीजन अवार्ड मिला, इज्जतदार सिटीजन अवार्ड मिला। उसके बाद 2025 का ब्रेक थ्रू प्राइज, एक नया प्राइज इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको एक कंपनी एलाइज कोलैबोरेशन के थ्रू और सन दोनों ने मिलकर कराया था। हाई एनर्जी फिजिक्स टीम ऑफ बोस इंस्टीट्यूट, इस इंस्टीट्यूट को मिला है ये, जो कि इंडिया में ही है, ठीक है? इनको मिला है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते। अगला है गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड 2025, चूतिया समंता, ठीक है? ये अजीब सा नाम है, इसी को मिला है। उसके बाद है, इसको भी स्किप कर दो, आप ये पहला वाला पढ़ना, ठीक है? उसके बाद देखो लॉरेंस 2025 कमबैक ऑफ द ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी आया भी है। एंड्रेड डिफीटेड ऋषभ पंत, इसको मिला है। एंड्रेड एक एथलेटिक्स है, एक प्लेयर है जो गेम खेलते हैं, ऋषभ पंत एक क्रिकेटर है। इन दोनों में कंपटीशन था। ऐसे एथलीट को दिया जाता है जो खत्म हो गया, जो तबाह हो गया हो, जो अपनी फील्ड से हट गया हो गेम खेलने से, ठीक है? और फिर वो वापस आया हो, उसने फिर से कमबैक किया हो, उन लोग को ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये किसको मिला है अभी? एंड्रेड साहब को मिला है। फर्स्ट इंडियन लॉयर, अच्छा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन चारों में से आप चारों को छोड़ सकते हो, पांचवा वाले इसको इंपॉर्टेंट टिक लगा दो चाहे तो। फर्स्ट इंडियन लॉयर, ऐसा कौन सा पहला वो वकील बना है जिसको मेडल ऑफ ऑनर दिया गया है बाय वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन? तो ये एक वर्ल्ड की जजेस की एसोसिएशन है, जूरिस्ट की एसोसिएशन है, जो हर साल किसी एक व्यक्ति को चुनती है जिसको मेडल ऑफ ऑनर मिलता है उसकी वकालत के लिए, लॉयर, अच्छा लॉयर के लिए। तो ये हर साल ही मिलता था, लेकिन इंडियन पहली बार इसमें इंडियन को किसी को मिला है, इनका नाम है भुवन रिबू। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है? भुवन रिबू याद रखिएगा। फर्स्ट कैनेडा बुक शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरनेशनल बुकर, बुकर प्राइज मिलता है लगभग हर साल। बुकर प्राइज बेसिकली बुक के लिए दिया जाता है, अगर आपने अच्छी बुक लिखी हो, ठीक है? बुकर लिखा है इसलिए। तो इसमें कनाडा बुक को शॉर्टलिस्ट किया गया, कनाडा वाले बुक को, जिसका नाम था हार्टलैम। और ये सवाल आ भी चुका है पिछले साल, ठीक है? हार्टलैम पिछले साल, ठीक है? 2024 में आया, पिछले साल ही आया, ठीक है? बाई बानू मुश्ताक, लिखी किसने? बानू मुश्ताक साहब ने लिखी। और किताब कौन सी है? हार्टलैम। और कहां की है? कनाडा की है, ठीक है? नेक्स्ट इज नाइटहुड फॉर सर्विस टू क्रिकेट, ये क्रिकेट का एक अवार्ड है नाइटहुड का। नाइटहुड समझते हैं वो घोड़सवार जो पहले जमाने में नहीं होते, जो लड़ाइयां लड़ते थे तलवार लेके लंबी लंबी, उन्हें नाइटहुड, हाँ, योद्धा टाइप के। तो उन्हें ये मिला है जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर है। ऑनरी डॉक्टरेट बेसिकली पढ़ाई के लिए मिलता है, ये कॉन्स्टेंटाइन यूनिवर्सिटी सोलोमनकिया को मिला है। इस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को दिया गया, जो कि इंडिया की प्रेसिडेंट है एट प्रेजेंट, उनको ये मिला है वहां पे स्लोवाकिया में। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च का 2025 का इंडियन क्रिकेटर प्लेयर कौन है? ये आप छोड़ सकते हैं, श्रेयस अय्यर को मिला है, छोड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश अनमोल रतन अवार्ड, ये मिला है निखिल सिंघल को, ठीक है? मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट के लिए, मीडिया में मिला है, बेसिकली मीडिया वालों को। उत्तर प्रदेश में एक अवार्ड होता है मीडिया वालों के लिए। फर्स्ट इंडियन टू विन फ्रेड डैरिंगटन सैंड आर्ट अवार्ड, सैंड आर्ट के लिए एक अवार्ड मिला गया है। अक्सर मिलता था, लेकिन इसमें पहले एक ऐसे इंडियन बने जिनको ये अवार्ड मिला है, जिनका नाम है सुदर्शन पटनायक साहब। अब इसको पूरा पढ़ लेते हैं, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा वो देख लेते हैं। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ श्रीलंका, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप। नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया है। की टू सिटी ऑफ लिस्बन पोर्टुगल, ये मिला है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को, ये आप छोड़ सकते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट मार्क करिए 2025 का, यानी एआई में या इन सब चीजों में डिजिटली कौन सबसे ज्यादा एडवांस है कंपनीज में, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिला है, आरबीआई को। उसके बाद थर्ड एयर सर्विस क्वालिटी अवार्ड मिला है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु को। नॉट सो इंपॉर्टेंट, मतलब बेंगलोर के एक एयरपोर्ट को सबसे अच्छा अवार्ड दिया गया उनकी एयर सर्विस क्वालिटी के लिए, लेकिन थर्ड, क्योंकि फर्स्ट सेकंड पे कोई क्वालिफाई ही नहीं कर पाया, फर्स्ट सेकंड किसी को मिला ही नहीं, सीधे थर्ड अवार्ड दिया गया। थर्ड वाले क्राइटेरिया में ऐसे देखो तो ये फर्स्ट है, पर मिला थर्ड अवार्ड इनको, ठीक है? इसको मिला है बेंगलुरु को मिला। ग्लोबल रिकॉग्निशन बाय ओको टेक्स सर्टिफिकेशन, नॉट सो इंपॉर्टेंट। ईरी सिल्क ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया छोड़ सकते हो। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024, महाराष्ट्र का एक अवार्ड है, भूषण साहब के नाम पे याद में दिया जाता है। रिनॉन्ड
स्कल्पचर राम सूतर को मिला है ये, ठीक है। और स्कल्पचर कौन होते हैं, क्या करते हैं ये लोग? हाँ, क्या करते हैं फिर से बताना? मूर्तियां बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है। मूर्तियां बनाना तरह तरह की, ठीक है, उसे बोलते हैं। आप पुराने जमाने की मूर्तियों को ढूंढना, खोजना, उनको तराशना, ये सारा काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2000, बेसिकली एंटरप्रेन्योर का अवार्ड है। एंटरप्रेन्योर जो लोग होते हैं जो अपना नया बिजनेस शुरू करते हैं, 2024 का अवार्ड मिला है नितिन कामत को, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ मॉरिशस, अगेन मॉरिशस का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड पीएम नरेंद्र मोदी को मिला है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 वाटर कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है, पानी बचाने के लिए दिया जाता है, ये मिला है एनटीपीसी कंपनी को। ओबीई ऑनर यूके का, ये मिला है एन चंद्रशेखरन को, टाटा ग्रुप के जो हैं चंद्रशेखरन साहब जो चेयरमैन चल रहे हैं, उनको मिला है यूके का सबसे बड़ा ऑनर इस टाइम। बीबीसी स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो। मनु भाकर को मिला है आफ्टर पेरिस ओलंपिक्स विन। मनु भाकर आई थिंक रेसलर है, जिन्होंने अभी लेडी हैं जिन्होंने अभी गोल्ड जीता था पेरिस ओलंपिक्स में, जो भी रिसेंटली हुआ था 2024 में, उनको मिला है बीबीसी का सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। नेट पैक अवार्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ रोटरडम, तो ये फिल्म से लिए दिया जाता है, इसमें मिला है इंटरनेशनल अवार्ड है इंडिया की तमिल इंडस्ट्री की फिल्म को, तमिल फिल्म बैड गर्ल को मिला है, ठीक है। साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये म्यूजिक में दिया जाता है, डोगरी भाषा में मिला है चमन अरोरा की बुक को, आई के और अश्वत्थामा, ठीक है, इसको मिला है। 67 ग्रैमी अवार्ड बेस्ट न्यू एज एल्बम चंद्रिका टंडन को मिला है। ग्रैमी अगेन म्यूजिक के लिए जाता है, ये इंटरनेशनल अवार्ड है। ऑनरी डॉक्टरेट यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स नोएल टाटा साहब को मिला है। ये नोएल टाटा इस टाइम सॉरी चेयरमैन चल रहे हैं, वो नहीं चल रहे हैं, ये चेयरमैन है नोएल टाटा आजकल, ठीक है, टाटा ग्रुप्स के। गेट्स कैम्ब्रिज इंपैक्ट प्राइज 2025 उर्वशी सिन्हा को मिला है। और यूएस प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम ये मिला है लियोनेल मेसी, जो कि फुटबॉल के बहुत बड़े प्लेयर हैं, इनको यूएस से अवार्ड मिला। और AIFF 2025 मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है सुभाष बोस, जो कि इंडिया के हैं। तो इसमें आपको जो पढ़ना है, खास तौर से जो अच्छे से पढ़ना है, वो आप ग्रैमी अवार्ड देख लेना, साहित्य अवार्ड देख लेना, इससे सवाल आता है, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ मॉरिशस देख लेना एक बार, और ज्यादा अच्छे से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देख लेना, अगेन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ श्रीलंका, और नाइटहुड ऑफ सर्विसेज टू क्रिकेट वाला देख लेना एक, और कन्नड़ा बुक वाले क्वेश्चन अक्सर आते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स वाले क्वेश्चन रहते हैं आपके एग्जाम में, लॉयर वाला, इन पे अच्छे से फोकस कर लेना आप, ठीक है। बाकी आप एक बार नजर मार लेना। और इसके बाद 2 और टॉपिक है इसके अंदर, ये 72nd मिस वर्ल्ड बनी है अभी रिसेंटली, इनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। ये जो इवेंट है 7 से 13 मई 2025 को लाता है, ये रिलेवेंट नहीं एग्जाम के लिए। अगला क्या है, वेन्यू क्या था इसका, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद में हुआ था, तेलंगाना में, ठीक है, मतलब इंडिया में हुआ था, बेसिकली मिस वर्ल्ड का कॉन्टेस्ट था। विनर इसमें बनी थी ओपिल सुचाता चौधरी, ठीक है, ये कहाँ की, थाईलैंड की है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिख रही है यहाँ पे। और ये सवाल यहां से ज्यादा बनेगा, कौन विनर था, इनका नाम क्या था, कहाँ की थी, कौन सा नंबर का टाइटल था, 72nd नंबर का टाइटल दिया गया है, इससे पहले 71 हो चुके हैं। क्राउन बाई, इनको क्राउन पहनाने वाली किस साल की थी, तो 2024 के मिस वर्ल्ड विनर पिछले साल की कौन थी, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, ठीक है, आई थिंक यूएस की थी। उसके बाद इसी अवार्ड में फर्स्ट रनर अप, इनके बाद कौन आई 2nd नंबर पे, हैसेट दिराजी, जो कि यूरोपिया की थी। इंडिया वाले इसमें कहां पे थे, यानी इंडिया की जो लड़की रिप्रेजेंट करी थी उनका नाम क्या था, उनका नाम था नंदनी गुप्ता, ठीक है, ऑफ कोटा से बिलोंग करती थी, जो कि 20वें नंबर पे आई थी इसमें, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, इंडिया हैज होस्टेड मिस वर्ल्ड पेंजेंट ट्वाइस। मिस वर्ल्ड जो पेंजेंट है ये इंडिया ने 2 बार, यानी 2nd टाइम होस्ट किया था, और टोटल 2 बार कर चुका है। एक बार 1996 में बेंगलुरु में, और अभी वाला जो था 2024 वाला मुंबई में, ठीक है, मुंबई में होस्ट किया गया था। और ये जो फाइनल हुआ था ये हैदराबाद में हुआ, ठीक है। उसके बाद वुमेन फ्रॉम इंडिया हैव वॉन, इंडिया से क्या कभी इस वाले अवार्ड को किसी वुमेन ने जीता है, जी हाँ जीता है, 6 लड़कियों ने आज तक जीता है ये, जिसमें से ईयर वाइज आपको ईयर वाइज याद करने की जरूरत नहीं, नाम भी इतना याद करने की जरूरत नहीं। लास्ट कौन थी ये याद कर लो, ठीक है, लास्ट थी मानुषी चिल्लर, जो आजकल एक्ट्रेस बन गई है मानुषी चिल्लर। बाकी प्रियंका चोपड़ा, युक्ता मुखी, डायना हेडन, ऐश्वर्या राय और रीटा फारिया, ये मिस वर्ल्ड रही हैं, ठीक है, इंडिया से। लास्ट इसकी आज की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस साल, ये पहली बार अवार्ड इतने बड़े लेवल पे दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली शी इज एन IAS ऑफिसर, IAS वाले कैडर के लोगों को यह अवार्ड दिया जाता है जो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं, मतलब ऑफिसर बनने के बाद। इस साल का 2024 का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अवार्ड किसको दिया गया, ठीक है, तो ये सिविल सर्विसेज की हैं आपकी, जिनको रैंक 6 आई थी सिविल सर्विसेज में 2024 में, ठीक है, इनको मिला है PM अवार्ड फॉर यूजिंग टेक्नोलॉजी। इन्होंने क्या ऐसा काम किया, इन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज किया है टू ट्रांसफॉर्म रिमोट बॉर्डर विलेजेस इन अरुणाचल। जो जितने भी जो आपके बॉर्डर विलेजेस थे अरुणाचल में, उनको एक्सेस दिलाया है सिटी लाइफ का।
अपने डिजिटल टेक्नोलॉजी जो इन्होंने वहां पे लगाई अपने दिमाग से जिस तरीके से भी, उसके थ्रू क्या है कि उनको एक्सेस आया है आम दुनिया का, मतलब उनको एक्सेस आया, आम लोगों से मिलने का एक्सेस उनको बहुत ईजी वे में उन्होंने प्रोवाइड करा है। बेसिकली आईएएस को क्या है, एक जगह मिलती है, वहां पे उसको अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना होता है, चीजों को मैनेज करना होता है। तो कई आईएएस ऐसे होते हैं जो थोड़ा आगे जाके काम करते हैं, इन्होंने वही किया, इन्होंने सिर्फ मैनेज नहीं किया, उन्होंने उस जगह को सुधारा अपने तरीके से, तो टेक्नोलॉजी के। तो इसमें क्या है, रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्डेड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड इनोवेटिव वर्क डन बाय डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट। तो इनको अवार्ड देने वाली जो मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। बेसिकली दोनों गवर्नमेंट ने कंबाइन इनको ये अवार्ड दिया। यहाँ पे ये वाली हमारी क्लास खत्म होती है। आई थिंक आज हम इतने ही पे छोड़ देते हैं।